नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? मराठा शक्ति। पहले हम अपने चैप्टर का नाम जानेंगे, मराठा शक्ति। तो मैंने आपको पिछली बार माधवराव नारायण प्रथम के बारे में सारी बातें बता दी, ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और हमें देखना है कि हमारा अगला पेशवा कौन है। तो बच्चे याद रखिएगा, अब जो हमारा अगला पेशवा है उसका नाम है नारायण राव। नारायण राव, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट पेशवा पर चलते हैं जिसका नाम है नारायण राव। अब नारायण राव जब गद्दी पर बैठा, यानी जब ये पेशवा बना, तो प्रॉब्लम ये थी बच्चे कि इसका एक चाचा था जिसका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था, क्लियर है? तो उसने क्या किया कि नारायण राव की 1 वर्ष के अंदर क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि इसके चाचा रघुनाथ राव ने, इसके चाचा रघुनाथ राव ने इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि नारायण राव की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। और ये हत्या किसने की थी? तो ये हत्या इसके चाचा, जिसका क्या नाम था? रघुनाथ राव। तो याद रखेंगे कि नारायण राव की हत्या इसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी, क्लियर है? याद रखिएगा, रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था, पर रघुनाथ राव में इतना सामर्थ्य नहीं था। उसने क्या किया? यहाँ अंग्रेजों की मदद ली, क्योंकि यूरोपीय शक्ति का आगमन शुरू हो चुका था। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि रघुनाथ राव ने क्या किया? अंग्रेजों से सहायता लिया। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था, क्लियर है बच्चे? रघुनाथ राव खुद क्या चाहता था? पेशवा बनना चाहता था। उसने अंग्रेजों से सहायता ली इस कार्य के लिए। उसने अंग्रेजों से सहायता ली। तो हम देख सकते हैं कि ये जो रघुनाथ राव है, ये खुद पेशवा बनना चाहता था और उसके चक्कर में इसने अपने बच्चे नारायण राव जो पेशवा था उसकी हत्या भी कर दी। और इसने क्या किया? अंग्रेजों से सहायता लिया। अंग्रेजों को ये कहा कि आप मुझे पेशवा बना दो। अब एक बात जरा सोचो कि अंग्रेज इसे पेशवा बनाएंगे, इसकी मदद करेंगे, तो क्या ये कहा जाए कि अंग्रेज मराठा राजनीति में अब सीधे रूप से हस्तक्षेप करेंगे, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेंगे? तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता लेकर अंग्रेजों को मराठा राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का क्या कर दिया? मौका दे दिया। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अंग्रेजों ने मराठा राजनीति में प्रत्यक्ष का मतलब है सीधे तौर पर। प्रत्यक्ष क्या किया बच्चे? हस्तक्षेप किया। आप इस बात को याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, क्योंकि रघुनाथ राव के कारण अंग्रेजों को मराठा राजनीति में क्या मिल गया बच्चे? प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का क्या मिला? मौका मिला। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि अगला पेशवा कौन है। तो याद रखिएगा बच्चे कि अब जो हमारा अगला पेशवा आया उसका नाम था माधवराव नारायण द्वितीय, क्लियर है? पहले मैं इसे मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग। चलिए हम अपने अगले पेशवा की ओर चलते हैं जिसका नाम था माधवराव नारायण द्वितीय। सभी बच्चे क्या करेंगे? माधवराव नारायण द्वितीय। पहले मैं मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग? ओके। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा, इससे पहले माधवराव नारायण वो प्रथम थे, अब आया माधवराव नारायण द्वितीय। अब ये क्या बन गए?
पेशवा बन गए। लेकिन याद रखिएगा इनकी उम्र बहुत कम थी, ये बहुत अल्पायु थे, ऐसा कहा जाए ये गोद के बच्चे थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि माधवराव नारायण द्वितीय जब गद्दी पर बैठे बच्चे तो ये अल्पायु थे। अल्पायु का मतलब है बहुत कम उम्र के थे। स्पष्ट है बच्चे? तो ये क्या थे? अल्पायु थे, यानी कि बहुत ही कम उम्र के थे। तो आप सभी बच्चों को इस बात को याद रखना है कि माधवराव नारायण द्वितीय जब ये गद्दी पर बैठे थे तो बहुत क्या थे बच्चे? अल्पायु थे, क्योंकि नारायण राव की जो विधवा बनी गंगाबाई ये उसके पुत्र थे। स्पष्ट है? तो ये इतने ज्यादा अल्पायु थे कि प्रशासन के काम पर ये ध्यान नहीं दे सकते थे। तो याद रखिएगा कि शासन की देखरेख, क्लियर है? इस बात को हमें याद रखना है कि अल्पायु थे, अतः शासन की देखरेख, शासन की देखरेख 12 सदस्यों वाली एक परिषद, 12 सदस्यों वाली एक परिषद जिसका नाम था बार भाई। क्या नाम था बच्चे? बार भाई करती थी। क्लियर है? तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि माधवराव नारायण द्वितीय बहुत ही अल्पायु थे, कम उम्र के थे, गोद के बच्चे थे बच्चे, इसलिए शासन की देखरेख 12 सदस्यों वाली एक परिषद करती थी। और इस परिषद का क्या नाम था? इस परिषद का ही नाम था बच्चे बार भाई। आप भूलेंगे नहीं कि माधवराव नारायण द्वितीय के वक्त बार भाई नाम की एक संस्था थी जो प्रशासन का देखरेख का काम करती थी। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो इसी के समय चला था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है बच्चे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के वक्त चला था। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध चला था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा पेशवा था जिसके वक्त जो है बच्चे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था। तो याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो इसी के वक्त चला था, माधवराव नारायण द्वितीय। और इसका जो मुख्य जिम्मेदार था वो कौन था? तो वो था वही रघुनाथ राव, क्योंकि रघुनाथ राव क्या चाहता था? वो पेशवा बनना चाहता था और उसने अंग्रेजों से सांठगांठ कर ली थी। याद रखिएगा कि रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, उसने अंग्रेजों से सांठगांठ कर ली थी और अंग्रेजों को मराठा राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार मिला, जिसके कारण आंग्ल मराठा युद्ध शुरुआत हो गया। तो आप भूलेंगे नहीं कि माधवराव नारायण द्वितीय के वक्त ही प्रथम आंग्ल जो है बच्चे अंग्रेज मराठा युद्ध चला था 1775 से लेकर 1782 तक। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, फिर याद रखिए कि रघुनाथ राव अब मराठा बनने का पेशवा जो है रघुनाथ राव जो बच्चे वो मराठों का पेशवा बनने का क्या देखने लगा? सपना देखने लगा कि चलो अब तो मैं पेशवा बन ही जाऊंगा, क्योंकि अंग्रेज क्या है मेरे साथ थे। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा कि इस सपने के कारण रघुनाथ राव ने ही अंग्रेजों से 1775 में सूरत की संधि की थी। क्लियर है? याद रखेंगे बच्चे कि रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से 1775 में सूरत की संधि की थी। कौन सी संधि थी? वो सूरत की संधि की थी, क्योंकि रघुनाथ राव जो है वो पेशवा बनने का सपना देखने लगा। और प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 1782 में चला, क्योंकि बच्चे इसने 75 में क्या कर लिया था कि अंग्रेजों से, क्लियर है, अंग्रेजों से रघुनाथ राव ने 1775 में सूरत की संधि कर ली। और इस संधि में ये इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आपको जो करना है करो, पर मुझे मराठों का पेशवा बना दो। लेकिन बच्चे कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, ये खुद ही तेज थे। इन्होंने क्या किया कि बाद में कंपनी ने समर्थन से इनकार कर दिया। इस बात को भी याद रखना है बच्चे, संधि की, लेकिन
बाद में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को समर्थन से इनकार कर दिया। क्लियर है? बाद में अंग्रेजों ने समर्थन से इनकार कर दिया। इस बात को याद रखिएगा कि रघुनाथ राव को इन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें समर्थन दूंगा, लेकिन बाद में यही अंग्रेज थे बच्चे, इन्होंने रघुनाथ राव को समर्थन से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं हम जो है तुम्हें कोई समर्थन नहीं देंगे। लेकिन याद रखिएगा इनकार तो किया, पर दो क्षेत्रों को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। एक का नाम था सॉल्सेट और दूसरे का नाम क्या था, थाना। तो सॉल्सेट और थाना पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार रखा, अंग्रेजों ने अपना फायदा नहीं छोड़ा। इस बात को याद रखिएगा कि सॉल्सेट एवं थाना पर अंग्रेजों का अधिकार रहा, अंग्रेजों का अधिकार रहा। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से 1775 में सूरत की संधि की और कहा कि आप मुझे समर्थन दीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने समर्थन से इनकार कर दिया और सॉल्सेट और थाना पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार क्या है, बनाए रखा। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा कि बाद में कंपनी ने क्या किया, अंग्रेजों ने बच्चे इस संधि को, जिसे आपने सूरत की संधि अभी समझा था, इसके महत्व को भी खत्म कर दिया। क्लियर है? और बंबई से कंपनी ने एक सेना पेशवा के विरुद्ध भेजा। तो इस बात को भी याद रखना है कि अंग्रेजों ने अधिकार रखा और बंबई से सेना पेशवा के विरुद्ध भेज भी दिया, पेशवा के विरुद्ध भेजा, क्योंकि अब अंग्रेज जो है अपनी मर्जी चलाना चाहते थे। तो आप इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने बाद में समर्थन से रघुनाथ राव को मना किया, सॉल्सेट और थाने पे अंग्रेज ने अपना अधिकार रखा और बंबई से एक सेना फिर अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध भेज दिया, पेशवा के विरुद्ध भी भेज दिया कि पेशवा को नहीं छोड़ना। मराठा राजनीति में अभिनय हस्तक्षेप का क्या मिल गया था, अधिकार मिला था। यहाँ पूरी बात समझ में आई? अब बच्चे क्या हुआ कि अंग्रेजों की सेना और मराठा सेना के बीच बड़गांव नामक जगह में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो गए। आप देख सकते हैं बच्चे कि अंग्रेजों ने समर्थन से मना किया, खुद मराठा पर आक्रमण भी किया, लेकिन जब मराठों से बड़गांव का युद्ध हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज ही क्या हो गए, उल्टे पराजित हो गए। पूरी बात समझ में आई? चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं। ओके, अब अपने आप देखिए सारी चीजें एकदम कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करना, बस मैं जो बोल रहा हूं उसे अच्छे से आप सुनते रहेंगे ना। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिएगा मैंने जगह का क्या नाम बताया था, बड़गांव। स्पष्ट है? तो देखिए सेना भेजा। अब याद रखेंगे कि दोनों के मध्य बड़गांव में युद्ध हुआ। स्पष्ट है? यानी कि पेशवा कौन था, माधवराव नारायण द्वितीय, और कंपनी ने अपनी सेना भेजी और बच्चे दोनों के युद्ध जो हुआ वो कहां हुआ था, बड़गांव में। बड़गांव में युद्ध हुआ और याद रखना है अंग्रेज पराजित हुए। ये भी बच्चे बहुत बड़ी बात थी कि अंग्रेज ही क्या हो गए, उल्टा पराजित हुए। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि अंग्रेज क्या हुआ बच्चे कि इस युद्ध में पराजित हुए। अब जैसे अंग्रेज इस युद्ध में पराजित हुए, अब दोनों में बड़गांव की संधि हुई। क्लियर है? फिर इस बात को याद रखिएगा कि दोनों में कौन सी संधि हुई थी, तो उस संधि को भी क्या कहा गया, बड़गांव की संधि हुई, बड़गांव की संधि हुई। क्लियर है? तो आप बच्चे इस बात को याद रखिएगा। देखिए मैं बोर्ड के साइड हो जाता हूं ताकि आप पूरे बोर्ड को देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें लिखने आपको कोई परेशानी नहीं हो। याद रखिएगा दोनों के मध्य बड़गांव में युद्ध हुआ और इस बड़गांव के युद्ध में ये देखा गया कि अंग्रेज क्या हो गए, पराजित हुए। और जब अंग्रेज पराजित हुए तो बच्चे फिर दोनों के बीच कौन सी संधि हुई, तो उस संधि का क्या नाम था, बड़गांव की संधि। तो आप इसको नहीं भूलिएगा बच्चे
कि इन दोनों के बीच क्या हुआ, फिर बड़गांव की संधि हुई। अब जरा सोचिए, अंग्रेज एक तो हार चुके थे और हारने के बाद अंग्रेजों को क्या करना पड़ा था, संधि करनी पड़ी, और यही संधि क्या कहलाई, बड़गांव की संधि। याद रखिए, कंपनी के लिए यह संधि अपमानजनक थी। अंग्रेजों को बहुत ही क्या हुआ, अपमानित महसूस हुआ। तो इस बात को याद रखिएगा कि बड़गांव की संधि अंग्रेजों के लिए क्या थी, अपमानकारी थी, अपमानजनक थी। स्पष्ट है? तो इस बात को आपको याद रखना है बच्चे कि यह संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी। अंग्रेजों के लिए क्या हो गई, ये अपमानजनक थी, क्योंकि अंग्रेज क्या हो गए थे, हार गए थे। तो भूलिएगा नहीं, हो सकता यही सवाल पूछा जाए कि मराठा और अंग्रेजों के बीच ऐसी कौन सी संधि हुई थी जो संधि पूरे अंग्रेजों के लिए क्या हो गई बच्चे, अपमानजनक हो गई। और याद रखिए, उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंगस। क्या नाम था, वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वॉरेन हेस्टिंगस ने क्या किया था, युद्ध को जारी रखा था। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि अंग्रेजों के लिए यह संधि अपमानजनक थी, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो उस समय का क्या था, गवर्नर जनरल। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों के विरुद्ध जो युद्ध था उस युद्ध को क्या रखा, जारी रखा। क्लियर है? क्योंकि इस अपमान को अंग्रेज बर्दाश्त करना नहीं चाह रहे थे और वॉरेन हेस्टिंग्स ने युद्ध को क्या किया बच्चे, जारी रखा कि नहीं, मराठों को बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ना। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने युद्ध जारी रखा क्योंकि संधि अपमानजनक थी, लेकिन युद्ध पर युद्ध होते जा रहे थे। तो 1782 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिंधिया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, 1782 में सिंधिया ने मध्यस्थता की, किसके बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच, और दोनों के बीच क्या हो गई, फिर सालबाई की संधि हुई। तो सालबाई की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें सिंधिया ने क्या किया था, मध्यस्थता की थी। तो याद रखिएगा बच्चे कि सिंधिया की मध्यस्थता से, सिंधिया की मध्यस्थता, मध्यस्थता का मतलब है बीच में आना, मध्यस्थता से 1782 में मराठा एवं अंग्रेजों के बीच, मराठा एवं अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई। सालबाई की क्या हुई, संधि हुई। पूरी बात समझ में आई? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसने युद्ध जारी रखा, लेकिन बाद में सिंधिया ने मध्यस्थता किया और 1782 में मराठा और अंग्रेजों के बीच क्या हो गई बच्चे, सालबाई की संधि हुई। लेकिन सालबाई की संधि हुई, लेकिन जो रघुनाथ राव था, अब अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे, रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया। पूरी बात समझ में आई? तो सालबाई की संधि हुई और अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया। इस संधि के बाद रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया। स्पष्ट है? तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा कि सालबाई की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सालबाई संधि के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया और कहा उससे कि रघुनाथ राव, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ तुम्हें जो करना है करो। स्पष्ट है बच्चे? अच्छा, अब रघुनाथ राव का भी समर्थन खत्म हो गया, अंग्रेजों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें केयर करना है कि जो पेशवा के बार भाई परिषद थी, क्लियर है, उस परिषद में, जरा पहले मैं इसे मिटा दूं, ये आप लोग सीख चुके हैं। चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके। आपके जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे क्लास नोट से डील हो जाएंगे। और याद रखिएगा, प्रश्नों की यहाँ पर डेप्थनेस होती है, गहराई होती है, पर जो जैसे सिखा दे रहा हूं आप अपने आप सारी चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। अब बच्चे सभी लोग याद रखिएगा कि पेशवा तो कम उम्र के थे, तो बार भाई के सदस्य महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये दो महत्वपूर्ण सदस्य थे। कौन कौन? यहाँ सही बच्चे क्लियर कीजिएगा
कि बार भाई के महत्वपूर्ण सदस्य, बार भाई के महत्वपूर्ण सदस्य, एक का नाम था महादजी सिंधिया, भूलिएगा नहीं बच्चे, एक का क्या नाम था, महादजी सिंधिया, क्लियर है, और दूसरे का नाम था नाना फडणवीस। तो आपको याद रखना है कि महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस निर्णय लेने को स्वतंत्र थे, निर्णय लेने को क्या थे ये लोग, स्वतंत्र थे, क्लियर है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि माधवराव नारायण गोद के बच्चे थे, गोद में रहते थे, इतने छोटे थे। तो बार भाई के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक का नाम था महादजी सिंधिया और दूसरे का नाम क्या था, नाना फडणवीस। तो ये लोग क्या करते थे कि शासन संबंधी, सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि शासन संबंधी कोई भी निर्णय के लिए ये लोग क्या थे, स्वतंत्र थे, क्लियर है। अच्छा, अब लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या किया कि सत्ता पर ही अधिकार करना चाहा। याद रखिएगा कि ये दोनों ने सत्ता पर अधिकार करना चाहा और आपस में क्या कर लिया, संघर्ष कर लिया। तो याद रखिएगा कि दोनों सत्ता पर अधिकार चाहते थे, दोनों सत्ता पर क्या चाहते थे, अधिकार चाहते थे, क्योंकि ये सोचते थे बच्चे कि जो पेशवा है वो तो बहुत छोटा है, तो फिर पेशवा की जगह क्यों ना सत्ता पर हमें क्या मिल जाए, अधिकार मिल जाए। तो याद रखिएगा कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इन दोनों के बीच सत्ता पर अधिकार को लेकर क्या हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। इससे बच्चे मराठों की आंतरिक स्थिति कमजोर हो गई। याद रखिएगा प्रशासन की देखरेख बार भाई कर रहा है और बार भाई के महत्वपूर्ण सदस्य थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अब ये निर्णय के लिए स्वतंत्र थे, तो इन दोनों ने चाहा कि क्यों ना सत्ता पर अधिकार कर ले। बस इन लोगों ने सत्ता पर अधिकार के लिए आपस में संघर्ष किया, प्रतिद्वंदिता किया, जिससे मराठाओं की आंतरिक स्थिति क्या होने लगी, धीरे धीरे कमजोर होने लगी। पूरी बात समझ में आई। और बच्चे याद रखिएगा कि 1795 में महादजी सिंधिया की मौत हुई थी। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सही बच्चे केयर कीजिएगा, भूलेंगे नहीं। 1795 में महादजी सिंधिया की मौत हो गई, महादजी सिंधिया की मौत हुई, क्लियर है। तो हमने देखा कि 1795 में जो महादजी सिंधिया थे उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, और 1795 में ही बच्चे पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय ने आत्महत्या कर लिया। तो सभी लोग याद रखेंगे कि ये माधवराव नारायण द्वितीय था जो मराठा का ऐसा पेशवा था जिसने आत्महत्या कर लिया और बहुत कम उम्र में आत्महत्या कर लिया था। इसलिए बच्चे इस बात को भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1795 में ही पेशवा ने आत्महत्या कर लिया। 1795 में ही पेशवा ने क्या किया बच्चे, आत्महत्या किया। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि पेशवा को भी खुद ब खुद क्या करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। तो 1795 में महादजी सिंधिया की मौत हुई और पेशवा ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और 1800 में फिर नाना फडणवीस की भी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। आप इनके बारे में भी जान लेंगे कि 1800 में नाना फडणवीस की भी मौत हो गई, नाना फडणवीस की मौत हुई। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये दोनों मराठा साम्राज्य के बहुत योग्य लोग थे और इनका मरना कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य के बहुत बड़ी क्या थी, क्षति थी। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है बच्चे। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पेशवा की ओर चलते हैं। मैं साइड हो गया बच्चे, आपने सारी बातें लिख ली अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो पेशवा है वो भी बच्चे थोड़ा अलग तरह का पेशवा है, जरा उसको भी हम अच्छे से समझ लें और देखिए किस तरीके से
मराठा साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। क्लियर है ना बच्चे? अब जो हमारा अगला पेशवा है, सभी लोग केयर कीजिएगा, हमारा अगला पेशवा है जिसका नाम है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। तो बच्चे एक था बाजीराव प्रथम और अब ये कौन है? तो ये प्रथम न होकर बाजीराव द्वितीय है। अब जरा बाजीराव द्वितीय के बारे में भी आप लोग पूरी बात जान ले। याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय अयोग्य था। क्लियर है? ये अयोग्य था, महत्वाकांक्षी था, ये सही नहीं था। तो हमें इस बात को सभी बच्चों को याद रखना है कि बाजीराव जो द्वितीय था ये स्वार्थी और अयोग्य पेशवा था। क्लियर है बच्चे? यह स्वार्थी एवं अयोग्य पेशवा था। तो देख सकते हैं कि बाजीराव प्रथम कितना योग्य था बच्चे, लेकिन अगर बाजीराव द्वितीय की बात करें तो बाजीराव द्वितीय ठीक उल्टा था। ये स्वार्थी भी था और ये क्या था? अयोग्य पेशवा था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि ये रघुनाथ राव का ही पुत्र था और अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना है कि बाजीराव द्वितीय जो था वो रघुनाथ का ही क्या था? पुत्र था। स्पष्ट है? एवं अंग्रेजों की सहायता से बैठा था। अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि बाजीराव द्वितीय स्वार्थी और अयोग्य था, और स्वार्थी और अयोग्य तो था ही, लेकिन ये रघुनाथ राव का ही क्या था? पुत्र था और अंग्रेजों की सहायता से क्या बना था? पेशवा था। तो बच्चे जरा सोचिए, जब अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना है तो जाहिर है योग्यता तो इसमें होगी ही नहीं। अच्छा, अब ये क्या था बच्चे कि अपने प्रधानमंत्री नाना फडणवीस, याद रखिएगा कि अपने प्रधानमंत्री जो समय नाना फडणवीस थे वो उन्हीं से ईर्ष्या करता था। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि अपने प्रधानमंत्री नाना फडणवीस से ईर्ष्या करता था। अपने प्रधानमंत्री नाना फडणवीस से क्या करता था? ये से ईर्ष्या करता था। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजीराव द्वितीय खुद अपने प्रधानमंत्री जो उस समय नाना फडणवीस थे उनसे क्या करता था? ये उनसे ईर्ष्या करता था। और याद रखिएगा कि अपनी सर्वोच्चता और श्रेष्ठता बताने के लिए ये मराठों के बीच ही झगड़ा करवाता था। क्लियर है? इसका मतलब है कि जो बाजीराव द्वितीय था ये क्या करता था? अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए मराठों में आपसी झगड़े करवाता था। मराठों में आपसी झगड़े करवाता था। मराठों में ही ये क्या करता था? आपसी झगड़े करवाता था। क्लियर है? तो आप बच्चे भूलिएगा नहीं कि बाजीराव द्वितीय जो था ये खुद मराठों में क्या करवा देता था? आपसी झगड़े करवाता था ताकि ये अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित कर सके। क्लियर है? अच्छा, अब इसके समय क्या हुआ बच्चे कि दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर आपस में प्रतिद्वंदिता करते थे। क्लियर है? आप भूलेंगे नहीं, पहले इसने बोर्ड पर आपने सारी बातें लिख ली बोर्ड वाली बच्चे, ठीक है ना? अब याद रखेंगे सभी लोग जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। क्लियर है? याद रखेंगे इसी के वक्त क्या नाम था बच्चे? जसवंत होलकर। एक का नाम था जसवंत होलकर और दूसरे का जो नाम था वो हमें याद रखना है दौलत राव सिंधिया एवं दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया, ठीक है? पूना में, कहा बच्चे? पूना में अधिकार चाहते थे। पूना में अधिकार चाहते थे। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमें इस बात को जानना है कि बाजीराव द्वितीय मराठों में आपसी झगड़े करवाता था और इसके समय जसवंत होलकर था, दूसरा दौलत राव सिंधिया, ये दोनों चाहते थे
कि इन्हें पूना में क्या मिल जाए, अधिकार मिल जाए, ये पूना में अपनी श्रेष्ठता को